हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन, इसकी प्रश्नावली 1.1 के हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हल करने वाले हैं। और ये हमारा कौन सा वीडियो है? पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट और बना दिए हैं। पहले पार्ट में हमने इसका जो पहला सवाल था उसमें बहुत सारे सवाल थे, तो पहले सवाल का हमने पार्ट 1 बनाया है। उसके बाद में पार्ट 2 बनाया है जिसमें हमने 2 से लेकर 7वें सवाल तक हल किया है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक हल करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, सारी चीजों को समझ करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, सबसे पहले इसका जो बेसिक है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि भैया बेसिक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको मैंने पिछले पार्ट में भी समझाया हुआ था, लेकिन जो नए स्टूडेंट आए होंगे उनको नहीं पता होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे सवालों को हल करना तो दूर छोड़िए, आप सवालों को हिला भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इनको समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो यहां पर फिर से मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए इन चीजों को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, चलिए भाई, तो देखो भाई, सबसे पहले आता है स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद से खुद की तुलना। ठीक है, खुद से खुद की तुलना जहां पर की जाती है उसका मतलब होता है स्वतुल्य। ठीक है, जैसे भैया ए और बी में कोई संबंध हमें दिया गया है। ठीक है, ए और बी में कोई संबंध दिया गया है, तो वही संबंध ए और ए में भी होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? ये स्वतुल्य कहलाएगा। ठीक है, यानी ए और बी कोई संख्या है, उनमें कोई संबंध दिया गया है, तो वही संबंध ए और ए में भी होना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा? स्वतुल्य कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है सम्मित। सम्मित का मतलब होता है कि भैया जैसे ए और बी में कोई संबंध है, ठीक है, ए और बी में कोई संबंध हमें दिया गया है, तो वही संबंध ए और बी में तो दिया ही गया है, वही संबंध बी और ए में भी वही संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? सम्मित कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है संक्रामक। ठीक है, संक्रामक में क्या होता है? जैसे ए बी सी ये कोई संख्याएं हमें दी गई हैं। ठीक है, ये कोई संख्याएं हैं, तो ए और बी में कोई संबंध है, ठीक है, तो बी और सी में भी वही संबंध होना चाहिए, और बी और सी में वही संबंध है तो ए और सी में भी वही संबंध होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये संक्रामक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन चीजों को आपको याद रखना है, फिर जाकर आप सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। ठीक, तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। चलिए इसको हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक हल करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो सवाल बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर, ए हमें कोई समुच्चय दिया गया है जिसमें 1 से 5 तक संख्याएं हैं, इनमें संबंध क्या है? आर एक संबंध है जिसमें ए और बी इस प्रकार है कि ए में से अगर हम बी को घटाते हैं तो एक सम संख्या आती है। ये संबंध हमें दिया गया है, तो हमें बताना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब है कि भैया ये स्वतुल्य भी है, ये सम्मित भी है और ये संक्रामक भी है। ठीक, तो हमें सबसे पहले यहां तक सवाल को हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो चलो भैया हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें शर्त दी गई है, जो हमें समुच्चय दिया गया है उसको लिखो। तो समुच्चय हमें दिया गया है कि भैया ए में कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5, बस 5 तक हमें संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, 5 तक संख्याएं दी गई हैं। इनमें संबंध हमें क्या दिया गया है? तो संबंध को लिख लेते हैं। संबंध हमें दिया गया है कि भैया आर बराबर क्या संबंध है? कि भैया ए और बी जो हैं इनमें ऐसा संबंध है कि अगर हम ए में से बी को घटा देते हैं तो हमारा भैया एक सम संख्या आती है। ठीक, एक सम संख्या आती है, ये हमें शर्त दी गई है। तो चलो भैया सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर 1 स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए शर्त क्या है? स्वतुल्य के लिए शर्त है कि भैया हमारे जो संबंध है उसमें ए और ए में भी संबंध होना चाहिए। ठीक है, यानी ए और ए में भी क्या होना चाहिए? हमारा संबंध होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए देखो भाई, यहां पर देखो ए और बी है,
ठीक, अगर ए और ए में संबंध होगा तो बी की जगह पर भी ए आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ए और बी में जो संबंध है वही संबंध ए और ए में भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलो भैया इस संबंध के लिए हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे संबंध आर में, संबंध आर में। ठीक है, ये हमारा संबंध है। इसी संबंध की बात हो रही है कि भैया संबंध आर में ए कोमा ए अगर होगा, ए कोमा ए अगर होगा तो फिर हमारी ये शर्त क्या बनेगी भैया, बी की जगह पर भी ए आ जाएगा, तो ए माइनस ए यहां पर भी क्या होना चाहिए, एक सम संख्या ही आना चाहिए। ठीक है भाई, ए और बी में क्या संबंध है, ए में से बी को घटाएंगे सम आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी अगर वही संबंध होगा तो ए और ए जो है, ए में से ए को घटाएंगे तब भी सम आना चाहिए। तो भैया चलो करके देख लेते हैं। तो भाई देखो हमें क्या दिया गया है, समुच्चय में 1 2 3 4 5, इनमें से ही हम कोई सी भी संख्या रखेंगे। ठीक, तो अगर हम a बराबर 1 रखते हैं, ठीक, a बराबर 1 रखते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, देखो a कोमा 1। ठीक है, a की वैल्यू रख दी हमने 1 और 1। ठीक, तो इसमें रखेंगे तो सम संख्या आना चाहिए, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है। जब 0 एक सम संख्या है, ये वाला जो संबंध है हमारा, ये वाला संबंध जो है वो संतुष्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि भैया यह क्या है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य है क्यों है, क्योंकि भैया a और a ये हमारे संबंध में है और हमने इसकी वैल्यू रखी तो भैया इसने संतुष्ट कर दिया, मतलब कि ये क्या है, स्वतुल्य है। ठीक, समझ में आ गया। अब चलो भाई इसको करते हैं हम सममित के लिए, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं सममित के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा सममित के लिए, सममित के लिए। सममित के लिए शर्त क्या है कि भैया ए और बी में अगर संबंध है तो बी और ए में भी क्या होना चाहिए, बी और ए में भी संबंध होना चाहिए। ठीक, तो हमारा संबंध फिर से लिख लेते हैं, संबंध क्या है, संबंध आर में, संबंध आर में। ठीक, यानी इसी संबंध की बात हो रही है जो हमने लिखा था, यही वाला संबंध है। ठीक, तो संबंध आर में अगर a कोमा बी है, ठीक है, a कोमा बी अगर है तो b कोमा a भी हमारे संबंध में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि भैया ये हमारे संबंध में है क्या। ठीक, तो यहां पर अगर हम a बराबर रख देते हैं, ठीक है, a बराबर अगर हम रख देते हैं 2 और b बराबर हम रख देते हैं 4। ठीक है, ये हमने कहां से रखा, तो देखो भाई हमें समुच्चय दिया गया था कि भैया इनमें से आप कुछ भी रख सकते हैं, तो एक हमने 2 रख लिया और एक 4 रख लिया। ठीक, तो a बराबर हमने रखा 2 और b बराबर रखा हमने 4। अब इसके लिए चेक करो, अगर हमारा ये संबंध में होगा, यानी a की जगह पर हम रखेंगे 2 और b की जगह पर हम रखेंगे 4। ठीक है, रख दिया। अगर ये है तो हमारा संबंध में, जो हमारा संबंध आर है उसमें संबंध क्या है कि भैया a में से b को घटाते हैं तो सम आना चाहिए, तो a है हमारा 2, तो ये हो गया 2 माइनस 4। ठीक, अब 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा माइनस का 2। अब माइनस के 2 को मोड से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2। 2 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, यानी कि भैया हम अगर a और b को इस प्रकार रखते हैं तो हमारा क्या आता है, एक सम संख्या आता है। मतलब भाई ये जो है a और b ये तो हमारे संबंध में है, मतलब इसको ये हमारा संतुष्ट कर रहा है कि भैया a और b तो हमारे संबंध में है। ठीक, तो एक कंडीशन हमारी फॉलो हो गई कि भैया a और b तो संबंध में है। चलो भाई अब कर लेते हैं b और a के लिए। अगर b और a ये भी हमारे संबंध में होगा तो ये हमारा सम्मित हो जाएगा। ठीक, तो अब b और a के लिए करते हैं। अब b और a अगर संबंध में होगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी, b माइनस a, यहां पर भी क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आना चाहिए। तो b का मान हमारा क्या था, 4 था, तो ये रख दिया हमने 4, और a का मान क्या था, 2 था, तो ये रख दिया हमने 2। ठीक, अब 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, 2 क्या है, एक सम संख्या है। 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो भैया ये सम संख्या है, मतलब कि क्या हो रहा है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। मतलब भाई b और a ये भी हमारे संबंध में होगा। ठीक है, ये भी संबंध में होगा, मतलब कि भैया क्या हो गया, देखो a और b ये भी संबंध में है और b और a ये भी संबंध में है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या है, ये हमारा हो जाएगा कि भैया ये हमारा सम्मित है, सम्मित है। ठीक, तो सम्मित हो गया। अब इसके बाद में हमें चेक करना है काय के लिए, संक्रामक के लिए। तो चलो भाई संक्रामक के लिए कर लेते हैं। तो यहां पर इसके नीचे लिखेंगे संक्रामक के लिए। तो तीसरा नंबर पे आ जाइए, यहां पर लिख देंगे हम 3। ठीक, तीसरा
संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए देखो भाई, संक्रामक के लिए शर्त क्या है कि भैया ए और बी अगर संबंध में है तो बी और सी ये भी संबंध में होना चाहिए, और बी और सी संबंध में है तो ए और सी ये भी हमारे संबंध में होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हमारा जो है ये संक्रामक हो जाएगा। ठीक, तो ए और बी के लिए हमने अभी किया था कि भैया ए और बी के लिए ये हमारा संबंध में है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 हमने वो दे दिया, समीकरण 1 से ए और बी, ठीक है, इसको कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज करके इसको लिख देते हैं कि भैया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए और बी ये तो हमारे संबंध में है। ठीक, ए और बी संबंध में है तो बी और सी भी संबंध में होना चाहिए। ठीक है ना, तो ए का मान हमारा क्या था, ए का मान हमने क्या रखा था, अभी यहां पर ए का मान हमने रखा था 2 और बी का मान रखा था 4। ठीक, तो ए बराबर हो गया हमारा 2 और बी बराबर हो गया हमारा 4। ठीक, अच्छा, सी बराबर हम भी कोई और संख्या ले लेते हैं, सी बराबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लो, सी बराबर इसमें से जो हमने माना था, अभी क्या माना था भैया, ये हमें दिया गया था ना, तो हमने 2 और 4 तो ले लिया, इसके बाद में कोई और संख्या ले सकते हैं क्या इसमें से जिनमें ये संबंध हो, तो वापस से हम क्या कर सकते हैं, सी का मान वापस से हम 2 भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, संबंध हमें वही बनाना है ना, तो हम सी की वैल्यू 2 रख सकते हैं। ठीक, तो हमने यही रख दिया। अब देखो भैया, ये तो हमारा संबंध में है, अब बी और सी भी संबंध में होना चाहिए, बी और सी मतलब बी और सी, तो बी और सी अगर संबंध में होगा तो क्या कंडीशन होगी भैया, तो बी और सी हमारे संबंध में होगा तो बी में से सी को घटाने पर क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। ठीक, सम आना चाहिए, तो बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, और सी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हमने सी रखा। अब बी में से सी को घटाओ, ठीक, तो बी क्या है, 4 है, 4 में से 2 को घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 क्या है, सम है, 2 सम है, मतलब कि भैया हमारा जो बी और सी है ये हमारे संबंध में है। ठीक, बी और सी है ये तो हमारे संबंध में आ गया, और यहां पर समीकरण 1 से हमें पता चला कि ए और बी ये भी संबंध में है। अच्छा, अब ए और सी ये भी संबंध में होना चाहिए। ठीक, तो ए और सी भी संबंध में होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो यहां पर हम लिखते हैं ए और सी ये भी संबंध में होना चाहिए, होना चाहिए। तो अगर ए और सी संबंध में होगा तो क्या होगा, ए और सी यहां पर ए माइनस सी करने पर क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या रखी थी, 2 रखी थी, तो ये हो गया हमारा 2, सी की वैल्यू भी क्या है, 2 है, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक, तो यहां पर 2 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगी, और 0 क्या है, एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, मतलब कि भैया ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर ए और सी भी क्या होगा, संबंध में हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी ये भी हमारे संबंध में आ गया। ठीक, तो ये भी हमारे संबंध में आ गया। देखो भाई, कंडीशन क्या थी कि ए और बी संबंध में है तो बी और सी भी होना चाहिए और ए और सी भी होना चाहिए, तो ए और बी तो है ही संबंध में, बी और सी भी आ गया और ए और सी भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा संक्रामक होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। ठीक, तो संक्रामक तो हमारा हो गया। चलिए भैया, अब हमारा देखो ये क्या है, देखो स्वतुल्य किया था तो ये हमारा स्वतुल्य भी हो गया, हमने सम्मित किया था तो ये हमारा सम्मित भी हो गया, इसके बाद में ये हमारा संक्रामक भी हो गया। जब सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है तो क्या हो जाएगा, ये एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं कि अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध है। ठीक, तो ये हमारी पहली सिचुएशन सॉल्व हो गई कि भैया हमारा जो है तुल्यता संबंध है, यानी यहां पर बोल रहा था ना कि तुल्यता संबंध है, तो ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक,
तो यहां पर देखो भाई, सबसे पहले इसके लिए हम सोल्व करते हैं कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके लिए अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो देखो भाई, अगर हम 1 और 3 लेते हैं, ठीक, तो 1 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस के 2 आएंगे। ठीक है, माइनस के 2 आएंगे, माइनस के 2 को अगर हम मोड से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम 1 और 5 लेते हैं, 1 और 5 लेते हैं तो 1 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 4, माइनस का 4 मोड से बाहर निकलेगा, आएगा 4। 4 क्या है, सम है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम यहां पर 1 और 5 हमने ले लिया, 1 और 3 भी ले लिया, अब हम 3 और 5 लेते हैं। ठीक है, 3 और 5 अगर हम लेते हैं तो 3 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक, अब माइनस का 2 बचेगा, इसको मोड से बाहर निकाल लेंगे, 2 आएगा। 2 क्या है, सम है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम 3 5 भी हो गया, बस इतना ही हम लिख देंगे कि भैया ये आपस में क्या है, ये सम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अतः यह एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए भैया, ये वाला हमारा हो गया कि भैया 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 2 और 4 के जितने भी अवयव हैं वो भी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अब यहां पर हम लिख देते हैं 2 और 4 के लिए। ठीक, 2 और 4 के लिए अगर हम करते हैं तो भैया 2 और 4 हमने रखा। ठीक, 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक, और इसको मोड से बाहर निकालेंगे, 2 आ जाएगा। 2 क्या है, सम है। अब सम है मतलब ये संबंध में है, तो एक दूसरे से संबंधित है। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, ये हो गया, यहां पर लाइन खींच देते हैं। ठीक, इसके बाद में अब तीसरी सिचुएशन ये बोल रही है यहां पर कि भैया 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अब हमें यह बताना है कि भैया 2 4 इसके अवयव और 1 3 5 ये अवयव आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक, तो चलो भाई करके देख लेते हैं। के लिए लिख दो यहां पर, इन दोनों के लिए। तो 2 का संबंध 1 के साथ करके देखते हैं। तो 2 का संबंध अगर 1 के साथ है तो क्या होगा भैया, 2 में से 1 को घटाने पर सम आना चाहिए। तो 2 में से 1 को घटाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 क्या है, सम संख्या है, नहीं है, सम संख्या नहीं है। इसके बाद में अगर हम 2 का संबंध 3 के साथ करते हैं, 2 का संबंध 3 के साथ करेंगे तो यहां पर 2 माइनस 3 होगा, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 को बाहर निकालेंगे, 1 क्या है, सम संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। फिर अगर हम 2 का संबंध 5 के साथ करते हैं, तो 2 का संबंध अगर हम 5 के साथ करते हैं तो 2 माइनस 5 होगा। 2 माइनस 5 करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 3। 3 क्या है, सम संख्या है क्या, नहीं है, तो ये भी सम संख्या नहीं है, ये भी हो गया। इसके बाद में 4 का 1 के साथ करेंगे तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। 3 क्या है, विषम संख्या है। 4 का 3 के साथ करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 भी विषम संख्या है। इसके बाद में 5 का 4 के साथ करेंगे, वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका जो संबंध है ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इनका कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बस इसमें हमें इतना ही बताना था। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है हमारा 8वां सवाल। ठीक, समझ में आ गया ये पूरी चीजें। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं हमारे 9वें सवाल की ओर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये सवाल हमसे क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए हमें समुच्चय दिया गया है जहां पर जो संख्याएं हैं वो जेड मतलब कि पूर्णांकों से ली गई हैं, और संख्याएं देखो 0 भी उसमें शामिल है और 0 से बड़ी भी हैं, और 12 भी उसमें शामिल है, मतलब 12 से छोटी है, यानी 0 से लेकर 12 तक की संख्याएं इस समुच्चय में हैं। तो दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। मतलब कि एक संबंध हमें यह दिया गया है कि भैया ये भी एक तुल्यता संबंध है, और दूसरा जो है ये भी एक तुल्यता संबंध है, ये हमें बताना है। ठीक है, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी हमें बताना है कि भैया इसके साथ में 1 का क्या संबंध है वो भी बताना है, इसमें 1 का क्या संबंध है वो भी हमें बताना है। ठीक, तो चलो भाई पहले वाले को हल करते हैं। तो पहला हमारा कंडीशन क्या है,
यहां पर लिख देते हैं पहली कंडीशन। पहली वाली कंडीशन हमें दी गई है कि भैया आर बराबर ए और बी में संबंध क्या है, तो ए और बी में जो भी संबंध है वहां पर ए माइनस बी करने पर क्या आता है, 4 का गुणज आता है। ठीक है, 4 का गुणज। ठीक है, यानी ए और बी में ऐसा संबंध है कि भैया ए में से अगर हम बी को घटाते हैं तो वो 4 का गुणज आना चाहिए, ये हमें संबंध दिया गया है। ठीक, और हमें समुच्चय क्या दिया गया है कि भैया 0 से लेकर 12 तक की संख्याएं उसके अंदर हैं। तो यहां पर लिख देते हैं भैया ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 12 तक हमें संख्याएं इसमें दी गई हैं। ठीक, चलो भाई, तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए शर्त क्या है कि भैया हमारे संबंध में ए और ए का भी संबंध होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी में जो संबंध है कि भैया ए में से बी को घटाने पर 4 का गुणा जाता है, वैसे ही इसमें भी संबंध होना चाहिए कि भैया ए में से ए को घटाएं तो भी हमारा 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई इसके लिए संतुष्ट करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे संबंध आर में, संबंध आर में। ठीक, संबंध आर में हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक, तो संबंध आर में अगर हम ए और ए को रखते हैं, ठीक है, तो ए और ए को अगर हम रखते हैं यानी बी की जगह पर भी ए रखते हैं तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, ए माइनस ए। ठीक है, बी की जगह पर ए आ जाएगा, ए माइनस ए। तो ये करने पर भी क्या होना चाहिए भैया, हमारा 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक, 4 का गुणज होना चाहिए। तो अगर हम ए का मान रखें, ए का मान क्या रख देते हैं, मान लीजिए ए का मान रख देते हैं हम 2। ठीक है, यानी ए बराबर रख देते हैं 2। तो यहां पर रखो भाई, ए बराबर 2 रख देते हैं तो आ जाएगा 2,2। ठीक है, ए की जगह पर 2 रख दिया, 2,2 आ गया। अब भाई यहां पर ए में से ए को घटाना है, तो 2 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, 0 आ गया, और 0 जो है वो सभी का गुणज होता है, 0 भी 4 का भी गुणज है, तो ये क्या हो गया, ये इसका गुणज है। ठीक है, गुणज है मतलब कि भाई ये क्या हो जाएगा, ये इस वाली कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः, अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक, स्वतुल्य हो गया। तो चलो भाई इसको इस प्रकार से लाइनिंग कर देते हैं कि भैया ये स्वतुल्य हो गया। ठीक, अब आइए भैया अब करते हैं हम सम्मित के लिए। दूसरा ये हो गया हमारा पहला स्वतुल्य के लिए। अब दूसरा आ जाओ सम्मित के लिए। सम्मित के लिए, सम्मित के लिए कंडीशन क्या है कि भैया ए और बी इन दोनों में अगर संबंध है तो बी और ए में भी क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ठीक, तो चलो भैया बना देते हैं इन दोनों का संबंध। तो यहां पर लिखेंगे संबंध आर में, संबंध आर में। ठीक है, संबंध आर में कंडीशन हमें क्या दी गई है कि भैया ए कोमा बी ये अगर संबंध में है तो ए माइनस बी करने पर क्या आना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, ये हमें संबंध दिया गया है। ठीक है, तो ए और बी अगर संबंध में है तो बी और ए भी संबंध में होना चाहिए। तो सबसे पहले इस कंडीशन को हमें अप्लाई देखते हैं। तो ए कोमा बी संबंध में है के लिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो अगर हम ए बराबर 2 रख लेते हैं, ठीक है, और बी बराबर रख लेते हैं हम कितना, 10। ठीक है, ये हमने कैसे रखा, तो भाई देखो हमें संख्या दी गई थी कि 0 से लेकर 12 के बीच में हम कुछ भी रख सकते हैं, तो भैया हमने 2 रखा और 10 रखा। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, इनको आपस में घटाएंगे तो वो 4 का गुणज आना चाहिए। तो चलो भैया 4 का गुणज हम यहां पर निकालते हैं। ठीक है, तो चलो भाई ए कोमा बी ये अगर संबंध में होगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ए माइनस बी इन दोनों को घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 का गुणज आना चाहिए, 4 का गुणज आना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और बी की वैल्यू क्या है, 10 है। तो 2 और 10 को हमने रख दिया। ठीक, अब ए में से बी को घटाओ, ए में से बी को घटाते हैं तो 2 माइनस 10 करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है, यानी माइनस का 8 आएगा। माइनस के 8 को मोड से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 क्या है, 4 का गुणज है। 8 क्या है, 4 का गुणज है, गुणज है। मतलब कि भैया ये वाली जो कंडीशन है,
ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी फॉलो हो रही है कि भैया ए और बी तो संबंध में है, क्योंकि भैया हमने ए और बी के मान रखे, ए का मान रखा 2 और बी का मान रखा 10, तो भैया ये 8 आया और 8 क्या है, 4 का गुणज है, मतलब ये वाली कंडीशन तो हमारी फॉलो हो गई है। अब भैया इसको भी करना है, जब हमारा ए और बी संबंध में है तो बी और ए भी होना चाहिए, तो चलो भाई बी और ए के लिए भी कर लेते हैं। तो चलो भाई बी और ए के लिए करते हैं। तो बी कोमा ए के लिए अब इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी कोमा ए ये अगर संबंध में है तो बी माइनस ए, इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, बी में से ए को घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 का गुणज आना चाहिए। तो चलो भैया बी का मान क्या था हमारा, बी का मान था हमारा 10, तो ये रखा हमने 10, ए का मान क्या था 2 था, तो ये रखा हमने 2। ठीक, समझ में आ गया। अब b में से a को घटाओ, तो 10 में से 2 को हम घटाते हैं, 10 में से 2 घटाते हैं क्या आता है, 8 आता है, तो 8 क्या है, 4 का गुणज है, तो यहां पर हम लिख देंगे 8 गुणज है 4 का, ठीक है, या 4 का गुणज है 8। ठीक, तो ये आ गया, मतलब ये भी हमारे संबंध में हो गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भैया b और a ये भी हमारे संबंध में है। ठीक, तो b और a ये भी हमारे संबंध में है, तो यहां पर लाइन खींच देते हैं कि भैया देखो a और b ये भी संबंध में है, b और ये भी संबंध में है। हमें यही बताना था कि a और b संबंध में होता है और b और a ये भी संबंध में होता है, तो ये क्या हो जाता है, सम्मित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो a b ये भी संबंध में हो गया, b और a ये भी संबंध में हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा सम्मित हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे अतः यह सम्मित है, यह सम्मित है। ठीक, समझ में आ गया कि भैया सम्मित हो गया ये। अब हमें करना है संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक के लिए करना है। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है, चलिए अब उसको लिख लेते हैं। अब लिखते हैं यहां पर संक्रामक के लिए, तीसरी कंडीशन संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है कि भैया a और b में अगर संबंध है तो b और c में भी संबंध होना चाहिए, और b और c में अगर संबंध है तो a और c में भी क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ठीक, तो चलो भैया ये वाली कंडीशन हमें यहां पर अप्लाई करना है। ठीक, तो a और b के लिए करते हैं, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ब्लैक कलर में करते हैं। ठीक है, तो a और b संबंध में हैं, इसके लिए हमें करना है। ठीक, तो a और b संबंध में होगा तो a माइनस b, इनको करने पर क्या आना चाहिए, 4 का गुणज आना चाहिए। ठीक, तो a बराबर मान लेते हैं हमारा 2 है, ठीक है, b बराबर मान लेते हैं कि भैया हमारा 10 है, ठीक है, और c बराबर हम मान लेते हैं कि भैया 10 में से 8 घटाएंगे, c बराबर मान लेते हैं 6, c बराबर 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो c बराबर हम मान लेते हैं 6। ठीक, तो a बराबर हमने 2 रख दिया, b बराबर 10 और c बराबर 6। ठीक है, हमें ऐसी संख्या लेना है जो 0 से 12 के बीच में हो, क्योंकि हमें शुरू में दिया गया था कि 0 से 12 के बीच में से आपको संख्या लेना है। तो a बराबर 2 रखा, b बराबर 10 रखा और c बराबर 6 रखा, तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो यहां पर a की जगह पर रख देते हैं 2, ठीक है, b की जगह पर रख देते हैं 10, ठीक है, 2 और 10 को रख दिया। अब यहां पर इस कंडीशन में रखते हैं तो भैया ये हो जाएगा a की जगह पर 2, b की जगह पर हो गया 10। ठीक, अब 10 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा माइनस का 8। ठीक है, मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये जो 8 है ये देखो 4 का गुणज है, 4 से भाग चला जाता है ना 8 में, तो 8 जो है वो 4 का गुणज है, गुणज है मतलब ये संबंध में है। ठीक है, तो हमारा a कोमा b ये हमारा संबंध में आ गया। ठीक, तो हम यहां पर लिख देंगे कि भैया a और b ये हमारे संबंध में आ रही हैं। ठीक, तो भैया ये वाली सिचुएशन तो हो गई। अब देखो b और c ये भी संबंध में होना चाहिए। ठीक है, तो b और c संबंध में होना चाहिए, तब हम b और c के लिए करते हैं। तो लिख लेते हैं यहां पर b कोमा c ये संबंध में है, इसके लिए अब हम कर रहे हैं। तो b कोमा c संबंध में है के लिए। ठीक है, इसके लिए होगा तो क्या हो जाएगा, तो b और c ये अगर संबंध में होगा तो b माइनस c, इन दोनों को करने पर क्या आना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है भैया, b की वैल्यू हमने क्या मानी है 10, तो b की जगह पर रखो 10, c की वैल्यू क्या मानी है 6, तो c की जगह पर रख दो 6।
ठीक है, रख दिया। अब यहां पर b की जगह पर आ जाएगा 10, 10 माइनस 6, 10 में से 6 जाएंगे क्या बचेगा, 4 आएगा, तो ये आ गया 4। और 4 जो है वो 4 का गुणज होता ही है भैया, 4 क्या है, 4 का गुणज है, तो यहां पर हो जाएगा ये 4 का गुणज है। अब ये गुणज है, इसका मतलब क्या है कि भैया ये हमारे संबंध में है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि भैया b और c ये हमारे संबंध में है। ठीक, अब ये संबंध में है मतलब कि भैया हमारी ये वाली सिचुएशन भी फॉलो हो गई। अब आ जाओ हमारे यहां पर a और c वाली कंडीशन में। ठीक, तो a और c वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो भैया a और c ये संबंध में है इसके लिए। अब इसके लिए हम कर रहे हैं, तो ये अगर संबंध में होगा तो क्या होगा, a और c, a माइनस सी करने पर क्या आना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, तो ये 4 का गुणज हम लिख देते हैं यहां पर। तो a की वैल्यू क्या रखी थी हमने 2, तो ये आ जाएगी 2, और c की वैल्यू क्या है 6, तो ये आ गई c की वैल्यू 6। इसमें रखो a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू क्या है 6, तो ये रखा 6। अब इसको हम घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। अब माइनस का 4 जो है उसको अगर मोड से बाहर निकालेंगे क्या आएगा, 4। अब 4 जो है वो तो 4 का गुणज होता ही है भैया, 4 4 का गुणज है, ये गुणज है मतलब इनका संबंध है। अब संबंध है तो हम लिख सकते हैं कि भैया a और c ये भी संबंध में है। ठीक, ये भी हमारा संबंध में आ गया। अब भाई तीनों संबंध में है, यानी a और b ये भी संबंध में है। ठीक है, b और c ये भी संबंध में है, और a और c ये भी हमारे संबंध में है। जब तीनों संबंध में हैं तो क्या हो जाएगा, यह संक्रामक होगा। यहां पर लिखेंगे तो यह संक्रामक होगा। ठीक, समझ में आ गया, तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब भैया देखो ये हमारा यहां पर देखो शुरू से देखो स्वतुल्य का हमने चेक किया, ये स्वतुल्य भी है। ठीक है, हमने यहां पर सम्मित के लिए चेक किया, ये सम्मित भी है। हमने संक्रामक के लिए चेक किया तो ये हमारा संक्रामक भी हो गया। अब तीनों हो गया तो हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, उससे पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हल करने के लिए हमें और जगह यहां पर मिल जाए। ठीक, इसको सिलेक्ट करके छोटा कर लेते हैं भैया, यहां से ऐसे हो जाएगा, तो ये हो गया सिलेक्ट। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटा करके रख देते हैं हम यहां पर। ठीक, छोटा कर दिया, अब इसको वापस से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमने यहां पर देखो स्वतुल्य के लिए चेक किया था, तो ये स्वतुल्य भी था, सम्मित भी था, और यहां पर हमने संक्रामक के लिए चेक किया था, तो ये हमारा यहां पर क्या था, संक्रामक भी हो गया था। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, ये एक तुल्यता संबंध है। तो हम यहां पर लिख देंगे यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक, देखिए ये हमारा तुल्यता संबंध तो हो गया, लेकिन इन्होंने बोला था कि भैया प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को भी ज्ञात कीजिए। तो एक से संबंधित अवयव क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा समुच्चय लिख लेते हैं कि भैया समुच्चय क्या है। समुच्चय में 0 से लेकर 12 तक सदस्य हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यही सदस्य हैं इसके अंदर। तो उन्होंने ये बोला है कि एक से संबंधित यानी एक के साथ में कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो गुणज 4 ला सकते हैं। ठीक है, तो भैया 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 को अगर हम लेते हैं तो भैया 1 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा। 4 क्या होगा, 4 जो है हमारा 4 का गुणज होगा, तो 1 5 हो सकता है। फिर इसके बाद में 1 और 9, ठीक है, 1 और 9 हो सकता है। तो 1 और 9 को अगर हम लिखेंगे तो 1 में से 9 जाएगा, ठीक है, 1 में से 9 जाएगा या 9 में से 1 जाएगा, तो क्या आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। 8 4 का गुणज है। ठीक है, एक और क्या हो सकता है भैया, 12 में से करेंगे 11 में से करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 4 का गुणज नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद में 7 से करेंगे, 6 से करेंगे, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। 1 और 3 का हो सकता है क्या, 3 में से 1 जाएगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये यहाँ पर 2 ही हो जाएंगे कि भैया ये दोनों जो अवयव हैं ये हमारे एक से संबंधित है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसको हम छोटा करके साइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइड, और ये हमारा एक से संबंधित अवयव आ गए, तो इनको लिख देते हैं यहां पर। ठीक,
अब आ जाइए दूसरी कंडीशन पर। अब ये बोल रहा है कि भैया ए और बी इनमें संबंध क्या है कि ए बराबर है बी के, ठीक है, ए बी के बराबर है। तो चलिए भैया इसके लिए भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले संबंध लिखते हैं। संबंध है हमारा आर बराबर ए कोमा बी, और ए और बी में संबंध क्या है कि भैया ए बराबर है बी के, ठीक। तो चलो भैया सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। नंबर 1 स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है कि जो संबंध ए और बी में है वही संबंध ए और ए में भी होना चाहिए, ठीक, वही संबंध ए और ए में होना चाहिए। तो चलो भैया यहां पर हम ए और बी का संबंध दिया गया तो हम ए और ए का संबंध बना देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे संबंध आर में, यहां पर लिखेंगे संबंध आर में, ठीक। संबंध आर में क्या दिया गया है कि भैया ए और बी जो हैं इनमें क्या है कि भैया ए बराबर बी है, ठीक है। तो हमारा ए और ए भी संतुष्ट होना चाहिए, तो हम बी की जगह पर भी ए रख देते हैं। तो ए कोमा ए ये हमारा संबंध में होना चाहिए और ए बराबर ए, ये वाली सिचुएशन फॉलो होना चाहिए। तो अगर हम ए बराबर 1 रख दें, ठीक है, ए बराबर 1 रख दें तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 1 कोमा 1 आएगा, एक की जगह पर हमने 1 रखा, 1 कोमा 1, तो 1 बराबर 1 होना चाहिए। तो देखो भाई 1 के बराबर 1 तो होता ही है, इसका मतलब कि भैया ए कोमा ए यानी ए से ए का संबंध जो है वो सत्य है। तो यहां पर आ जाएगा कि भैया ए और ए ये हमारे संबंध में है, अतः ये क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक। तो स्वतुल्य हो जाएगा। अब आ जाइए दूसरा वाला सममित के लिए। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, सममित के लिए। दूसरी कंडीशन सममित के लिए, सममित के लिए देखो भाई, सममित के लिए क्या होता है कि ए और बी में जो संबंध है वही संबंध बी और ए में होना चाहिए। भाई ए और बी में जो संबंध है वही संबंध बी और ए में भी होना चाहिए। तो भैया अगर हम ऐसे लिखेंगे जैसे ए और बी इन दोनों में संबंध क्या है, इन दोनों में संबंध है कि भैया ए बराबर है बी के, ठीक है, ए और बी बराबर है। तो इन दोनों में संबंध हमें दिया गया है कि भैया इन दोनों में संबंध क्या है, ए और बी बराबर है, ठीक। तो ये हमारे संबंध में अगर है तो बी और ए ये भी हमारे संबंध में होना चाहिए। तो भाई ए और बी बराबर हैं तो बी बराबर ए भी तो होगा, भैया ए के बराबर बी है तो बी की बराबर भी ए ही होगा। तो भैया बी कोमा ए इनमें भी वही संबंध होगा, तो इनमें भी वही संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भैया ये भी हमारे संबंध में है। जब दोनों संबंध में है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि भैया ये क्या है, सम्मित है, ठीक। तो सम्मित हो गया। चलिए भाई अब करते हैं संक्रामक के लिए। तीसरे नंबर पर आ जाइए, संक्रामक के लिए करते हैं। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है कि भैया ए और बी में अगर संबंध है तो बी और सी में भी संबंध होना चाहिए, और बी और सी में संबंध है तो ए और सी में भी क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ठीक। तो चलो भैया इसको भी कर लेते हैं। तो देखो भाई हमें दिया गया है कि ए बराबर बी है, ठीक है। अगर कोई तीसरी संख्या भी होती तो वो भी इसके बराबर होती, ए बराबर बी बराबर सी, यही होता, ठीक है। तो अगर हम इसको संबंध में लिखें तो ए और बी को अगर हम संबंध में लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए और बी बराबर है, भाई ए बी सी तीनों बराबर है ना, तो ए और बी बराबर है मतलब ये संबंध में है। तो ये हो जाएगा कि भैया ये तो हमारे संबंध में है, ठीक। तो पहली कंडीशन तो हो रही है कि भैया ए और बी बराबर है, तो ए और बी बराबर है तो मतलब इनका संबंध पूरा हो रहा है, ठीक। अच्छा अब बी और सी भी संबंध में होना चाहिए, तो यहां पर लिख देते हैं बी और सी ये अगर संबंध में होगा तो बी और सी में भी वही संबंध होना चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखो भाई बी और सी भी बराबर हैं, जब बी और सी भी बराबर है मतलब ये भी हमारे संबंध में हो गया। अब ये संबंध में हो गया तो इसको भी लिख देते हैं कि भैया ये भी हमारे संबंध में है, ठीक। अच्छा जब ये संबंध में है तो ए और सी भी संबंध में होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया ए और सी ये भी हमारे संबंध में होना चाहिए। तो देखो भाई ए के बराबर बी है और बी के बराबर सी है, तो ए के बराबर भी तो सी होगा, तो ए के बराबर सी होगा मतलब ये भी हमारे संबंध में हो जाएगा, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, संबंध में हो जाएंगे। जब ये तीनों संबंध में हो गए तो क्या हो गया, ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ये क्या है, संक्रामक
संक्रामक है। ठीक, अच्छा ये तो हो गया हमारा, देखो स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। अब इन्होंने बोला था कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, एक से संबंधित। ठीक है, तो भैया हमें यहां पर देखो क्या दिया गया था कि यहां पर देखो मैंने समझाया हुआ था, इसको देखो 0 से लेकर 12 तक हमें सदस्य दिए गए थे। तो भैया देखो इन्होंने बोला है दूसरी कंडीशन में क्या है, a के बराबर b है। तो यहां पर देखो क्या 1 2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। 1 3 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 के बराबर नहीं हो सकता। 1 सिर्फ 1 के बराबर हो सकता है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का संबंध सिर्फ 1 से ही होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 1 का संबंध सिर्फ 1 से होगा, सिर्फ 1 से होगा। ठीक है, सिर्फ 1 से ही होगा। ठीक, 1 से होगा। तो यहां पर 1,1 यही आ जाएगा, क्योंकि 1 बराबर ही 1 होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने भैया इसको भी सॉल्व कर लिया है। दोनों सिचुएशन हमने सॉल्व कर दी है, पहली वाली और दूसरी वाली। ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा करके हम यहां पर सेट कर देते हैं ताकि समझने के लिए आपको दिक्कत ना आए। ठीक, तो इसको भी कर देते हैं छोटा। ये हो गया हमारा ये वाला छोटा। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला। ठीक है, और ये है हमारा पहला वाला। ठीक है, दोनों सवालों को हमने यहां पर कर दिया है। अब चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखो निकाल लेते हैं अगले सवाल को। 10वां सवाल है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। ऐसे ही 5 है, पांचों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले वाले को देखो, इन्होंने बोला है कि ना तो सम्मित हो परंतु ना स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। ठीक, तो भाई देखो सम्मित के लिए शर्त क्या होती है, सम्मित के लिए शर्त होती है कि भैया A का संबंध B से है, ठीक है, और B का संबंध A से है, बस यही कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो अगर हम कोई संख्या लेते हैं, कोई समुच्चय लेते हैं A, ठीक है, तो A में देखो 1 2 3 4 5 ऐसे मान लीजिए कोई नंबर है, तो A का संबंध B से, ठीक है, यानी 2 का संबंध 3 से हम कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 का संबंध 3 से है, ठीक, और 3 का संबंध 2 से है, यानी A का संबंध B से, यानी ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया। ठीक है, A का संबंध B से और B का संबंध A से, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक संबंध बन गया है। ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं R बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 और 3 और 2। ठीक, तो पहले वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि भैया हमारा जो संबंध होगा वो उसमें कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, तो एक हो जाएगा हमारा 2 और 3, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 3 और 2। ठीक, यानी A का संबंध B से, B का संबंध A से। ठीक है, तो ये हमारा सम्मित हो जाएगा, बाकी ना तो ये स्वतुल्य होगा और ना ही ये संक्रामक होगा। ठीक, तो चलो भैया ये तो हो गया। चलो भाई अब बढ़ते हैं दूसरे वाले की ओर। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित हो। ठीक है, तो हमें जो होना है उसी की बात करेंगे। संक्रामक की बात हो रही है तो ना हम स्वतुल्य करेंगे ना सम्मित करेंगे, सिर्फ संक्रामक के लिए देखेंगे। ठीक, तो संक्रामक के लिए शर्त क्या है कि भैया A का संबंध B से है, ठीक है, फिर B का संबंध C से है और A का संबंध C से है, ये कंडीशन होती है। तो हम यहां पर देखो ऐसे लिख लेते हैं, R हमारा संबंध हो जाएगा R बराबर, तो देखो A मान लीजिए हमारा 1 हो गया, B मान लीजिए हमारा 2 हो गया। ठीक, A का संबंध B से हो गया, ठीक, B का संबंध C से, तो B मान लीजिए हमारा 2 है, B 2 है, C मान लीजिए 3 हो गया। ठीक, तो हमारा क्या होना चाहिए, 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, यानी 1 का संबंध 3 से हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा संबंध बन जाएगा कि भैया ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया हमारा A और ये हो गया C। ठीक है, A का संबंध B से, B का संबंध C से, A का संबंध C से। ठीक है, तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। अच्छा, स्वतुल्य हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक जैसे सदस्य है नहीं, मतलब A का संबंध A से है नहीं। अच्छा, अगर ये सम्मित होता उसके लिए क्या होता, A का संबंध B से और B का संबंध A से, यानी 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए था, 2,1 इसमें है नहीं। जैसे 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए तो नहीं है, 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए तो नहीं है, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ ये संक्रामक होगा। तो संक्रामक के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया ये हमारा संबंध क्या हो जाएगा, R बराबर, इसमें देखो कौन कौन से आ रहा है, 1,2। ठीक है, अच्छा इसको यहीं पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है,
तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं। दूसरे वाले का हो जाएगा R बराबर, संबंध हो जाएगा हमारा 1 का संबंध 2 से है, ठीक है, 2 का संबंध 3 से है और 1 का संबंध भी 3 से है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो दूसरा हमने यहां पर लिख दिया था, पहला भी यहीं पर लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पहले वाले का संबंध हम लिख देते हैं क्या है, 2 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 2 से है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सम्मित हो जाएगा और ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। अब आ जाइए तीसरे वाले पर, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई हम यहां पर समुच्चय लेते हैं, समुच्चय है A, इसमें सदस्य मान लेते हैं 1 2 3, ये सदस्य हैं। ठीक, तो हमारा संबंध कैसा बनेगा, तो यहां पर लिख देते हैं कि भैया R बराबर जो हमारा संबंध बनेगा उसमें देखो 1 का संबंध 1 से कर देते हैं। ठीक है, 1 का संबंध 1 से है, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सम्मित की शर्त क्या है कि A का संबंध B से हो और B का संबंध A से हो। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं भाई, 2 का संबंध 3 से कर देते हैं, ठीक है, और 3 का संबंध 2 से कर देते हैं। अब देखो भाई, ये तो हो गया हमारा स्वतुल्य के लिए, ये हो गया सम्मित के लिए। अब चेक कर लो कहीं ये संक्रामक ना हो, क्योंकि इन्होंने मना किया है भैया संक्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो संक्रामक के लिए शर्त क्या होगा कि A का संबंध B से है तो B का संबंध C से होना चाहिए, और इन दोनों का संबंध है तो A का संबंध C से होना चाहिए। तो अगर हम इसको A मान लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2,3, यानी ये A, B हो गया। अब B का संबंध C से, ठीक है, यानी 3,2 हम ले लेते हैं, तो 3,2 ये हो गया हमारा A और C। ठीक है, B और C हो गया। अब A और C, यानी A की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो A की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 2 है, तो ये हो गई 2। अब 2,2 देखो, क्या इसमें हमने लिया है 2,2? नहीं लिया, 2,2 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, संक्रामक नहीं होगा, तो ये हमारा तीसरा संबंध आ जाएगा, तीसरे वाले का आंसर आ जाएगा। यहां पर लिख देते हैं कि भैया तीसरा वाला जो हमारा संबंध होगा वो क्या होगा, R बराबर 1,1, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 2 से है। तो ये हमारा देखो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, लेकिन संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो चलो भैया इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक, अब आ जाइए भैया चौथे वाले पर, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। ठीक है, स्वतुल्य भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, लेकिन सम्मित नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर भी मान लेते हैं कोई समुच्चय है, उसमें सदस्य मान लेते हैं 1 3 और 5। ठीक, अब संबंध हमारा क्या बनेगा, R बराबर, देखो इन्होंने बोला है कि स्वतुल्य हो और संक्रामक हो, तो सबसे पहले स्वतुल्य होगा, तो भैया 1 का संबंध 1 से कर दो, मतलब ये स्वतुल्य हो गया। ठीक है, तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, अच्छा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो संक्रामक के लिए क्या होती है शर्त, तो भैया A का संबंध B से हो, तो इन दोनों को A भी मान लेते हैं। ठीक है, A का संबंध B से, यानी 3 का संबंध 5 से कर देते हैं। ठीक, फिर B का संबंध C से, यानी ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। अब B का संबंध C से, यानी 5 का संबंध हम कर देते हैं 1 से, तो 5 का संबंध 1 से हो गया, यानी ये हमारा B और C हो गया। ठीक, अब C का संबंध A का संबंध C से होना चाहिए, यानी 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, तो ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया। ठीक है, A का संबंध B से, B का संबंध C से और A का संबंध C से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ये हो गया हमारा स्वतुल्य के लिए, ये हो गया संक्रामक के लिए। अब चेक कर लो कहीं ये हमारा सम्मित ना हो, क्योंकि इन्होंने मना किया है, सम्मित नहीं होना चाहिए भैया। तो सम्मित के लिए संबंध क्या है कि भैया A का संबंध B से है तो B का संबंध A से होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम इसको A और B मान लें, ठीक है, तो A और B मान लेते हैं, तो 3 और 5 का संबंध है, तो 5 और A का भी होना चाहिए, यानी 5 और 3 का भी होना चाहिए। तो देखो भैया 3 और 5 तो है, क्या हमारे पास में 5 और 3 है? नहीं है। 1 और 3 है, क्या हमारे पास में 3 और 1 है? नहीं है। तो ये हमारा सम्मित नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, R बराबर संबंध हो जाएगा हमारा 1,1, ठीक, इसके बाद में 3,5, 5,1, ठीक है, इसके बाद में 1,3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, लेकिन सम्मित नहीं होगा। ठीक, तो चलो भाई इसको हटा देते हैं। अब आते हैं हमारे
पांचवें वाले पर, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। अब हमें स्वतुल्य नहीं करना है, सम्मित करना है और संक्रामक करना है। तो फिर से ले लो भैया, ए कोई हमारा संबंध है 1 3 5, तो इन्होंने बोला सम्मित हो और संक्रामक हो। तो सम्मित के लिए शर्त क्या है कि भैया ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को ए बी मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा संबंध क्या बनेगा, आर बराबर, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं तो 1,3 है। ठीक है, तो 3,1 भी होना चाहिए। तो ये दोनों है, मतलब ये सम्मित तो हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला संक्रामक भी हो। ठीक है, संक्रामक हो, तो संक्रामक के लिए शर्त क्या होती है, तो भैया ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है और सी का संबंध ए से, ए का संबंध सी से होना चाहिए। ठीक, ए का संबंध सी से होना चाहिए, ए का संबंध सी से होना चाहिए। ठीक, ये हमारी शर्त है। तो यहां पर देखो, ए का संबंध बी से, इनमें से हम कर देते हैं ए का संबंध बी से यानी 1,3, ठीक, बी का संबंध सी से यानी भैया 3 का संबंध 5 से कर देते हैं, 3 का संबंध 5 से। ठीक, तो 1 का और 5 का भी संबंध होना चाहिए, यानी 1 और 5 का भी संबंध हो गया, यानी ये हमारा ए बी का संबंध हो गया, बी से सी का संबंध हो गया, ए से सी का संबंध हो गया। ठीक, तो इसमें हमारा आ जाएगा भैया 1 का 3 से संबंध है, 3 का 5 से संबंध है और 1 का 5 से संबंध है। ठीक, तो हमारे संबंध में क्या हो जाएगा, देखो 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, तो ये हमारा काय के लिए हो गया, ये हो गया सम्मित के लिए। फिर संक्रामक होना चाहिए, तो संक्रामक के लिए देखो 1 का 3 से हो गया, ठीक है, यानी ए और बी हो गया। फिर 3 का 5 से ये बी और सी हो गया। फिर 1 का 5 से यानी ए का सी से, तो ये भी हो गया। ठीक, तो ये हमारा संबंध बन गया। अब हम चेक कर लेते हैं कहीं ये हमारा स्वतुल्य ना हो। ठीक है, स्वतुल्य का इन्होंने मना किया, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो स्वतुल्य ना होने के लिए भैया 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, ये इसमें है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, 5वें का आंसर हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं 5वां, आर हमारा संबंध है। इसमें देखो 1 का संबंध 3 से है, ठीक है, और 3 का संबंध 1 से है, तो ये हमारा काय के लिए हो गया, सम्मित के लिए। ठीक, अब स्वतुल्य इसके बाद में संक्रामक के लिए, तो देखो इसमें 1,3 2 बार हमने लिया था, तो इनमें एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना, इसको हटा देते हैं। तो इसके बाद में 3 का संबंध 5 से, ठीक, और 1 का संबंध 5 से, तो ये हमारा संक्रामक भी होगा और ये सम्मित भी होगा, लेकिन स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने देखो 5 कर लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, सभी के आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 11वें सवाल की ओर। आ गया है हमारा 11वां सवाल। ये भी बहुत ही आसान है, बस आप समझ लीजिए सवाल को, एक बार पढ़ लेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगी इसमें करना क्या है। ठीक है, तो बहुत आसान है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर, जो संबंध है उन बिंदुओं में वो क्या है, पी और क्यू के रूप में संबंध है। पी की मूल बिंदु से दूरी क्यू की मूल बिंदु की दूरी के बराबर है। ठीक, ये हमें संबंध दिया गया है। इसको एक यहां पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई संबंध है, ये कोई समतल है। ठीक है, समतल की बात हो रही है, ये कोई समतल है, इस समतल में कोई बिंदु है यहां पर, ठीक, इसका नाम है पी। ठीक, एक और बिंदु है मान लीजिए कोई यहां पर, इसका नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, पी और क्यू की बोला है इन्होंने। अच्छा, इनकी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु ये है, यहां पर इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी, ठीक है, और मूल बिंदु से इसकी दूरी, ये दोनों क्या है, समान है। ठीक है, इनका कहना यही है ना भैया कि पी और क्यू में संबंध क्या है कि पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है, यानी इसकी दूरी दोनों की क्या है, समान है। अच्छा, यहां पर कोई एक और बिंदु मान लेते हैं, एक और बिंदु मान लेते हैं, ये क्या है, आर है। ठीक, आर एक और कोई बिंदु है, तो इसकी भी मूल बिंदु से क्या होगी, दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी समतल में कुछ बिंदु हैं, ठीक है, उनकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। ये हमें संबंध यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भैया P के बराबर Q है, और अगर कोई एक और बिंदु ले लें R, तो इन तीनों की बिंदु दूरी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि P बराबर Q है और Q बराबर R है। ठीक, ऐसे हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलो भैया हम इसको चेक करते हैं कि भैया क्या ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको स्वतुल्य के लिए। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे नंबर 1 स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए।
अच्छा, स्वतुल्य के लिए शर्त क्या है कि भैया ए का संबंध ए से होना चाहिए, ठीक है, यानी खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। तो यहां पर बात हो रही है पी और क्यू के रूप में, तो हम यहां पर लिखेंगे कि भैया पी का संबंध पी से होना चाहिए, ठीक, पी का संबंध पी से होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे संबंध आर में, संबंध आर में, संबंध आर हमें क्या दिया गया है भैया, संबंध आर हमें दिया गया है कि भैया इसमें पी और क्यू में जो संबंध है वो इस प्रकार है कि पी बराबर क्यू है, ठीक, पी बराबर क्यू है। अच्छा, जब पी बराबर क्यू है तो पी और पी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? जैसे मैं हूं, मेरे एक और कॉपी बनाकर यहां पर खड़ी कर दी जाए तो मैं अपने खुद के बराबर होऊंगा? बिल्कुल होऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या पी पी के बराबर होगा? तो बिल्कुल होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि भैया पी कोमा पी ये हमारे संबंध में होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया पी और क्यू बराबर है। अगर हम पी दोनों को एक साथ रखेंगे तो पी और पी ये दोनों भी तो बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे मतलब ये हमारे संबंध में है। जब ये हमारे संबंध में है तो हम लिख सकते हैं कि भैया ये क्या है? स्वतुल्य है। तो यहां पर हम लिख देंगे यह स्वतुल्य है, ठीक, स्वतुल्य हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले यानी कि सममित के लिए। अब सममित के लिए चेक कर लेते हैं। तो दूसरा आ गया सममित के लिए, सममित के लिए, ठीक, सममित के लिए, सममित के लिए शर्त क्या है कि भैया अगर हमारा P और Q ये संबंध में है तो Q और P ये भी हमारे संबंध में होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना A कोमा B ये हमारे संबंध में है तो B कोमा A ये भी हमारे संबंध में होना चाहिए। तो ऐसे ही हमने लिख दिया P और Q संबंध में है तो Q और P भी संबंध में होना चाहिए, ठीक। तो चलो भैया हमारा संबंध क्या है उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे संबंध R में, संबंध R में, संबंध R में क्या है कि भैया P और Q में संबंध क्या है कि भैया P बराबर Q है, ठीक, P बराबर Q है। तो हम यहां पर लिखेंगे P और Q ये हमारे संबंध में है। क्यों है? क्योंकि भैया P और Q बराबर हैं। इन दोनों में संबंध काय का है? बराबरी का है। तो P और Q बराबर है मतलब ये तो हमारे संबंध में होगा, ठीक। तो इसके ऊपर हम अंडरलाइन कर देते हैं कि भैया ये तो हमारे संबंध में है। जब ये हमारे संबंध में है तो Q और P भी होना चाहिए, ठीक है। P Q है तो Q और P भी होना चाहिए। तो उसको भी लिख लेते हैं। अब हम कर रहे हैं Q और P के लिए, ठीक, संबंध में है के लिए। अब हम इसके लिए कर रहे हैं, ठीक। तो ये भी हमारे संबंध में होगा। क्यों होगा? तो हम यहां पर लिखेंगे Q और P ये भी हमारे संबंध में होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया P के बराबर Q है, P के बराबर Q है तो Q भी तो P के बराबर होगा। भैया P के बराबर Q है तो Q भी P के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे मैं हूं, मेरे बराबर मेरा दोस्त है, ठीक है। अब मैं यहां पर खड़ा हो गया और दोस्त को बोल दिया तुम यहां पर खड़े हो जाओ, तो तब भी तो हम दोनों बराबर हैं। चाहे इधर खड़े हों चाहे इधर खड़े हों, दोनों बराबर हैं। ऐसे ही यहां पर है कि भैया Q और P ये दोनों हमारे संबंध में हैं तो P और Q ये दोनों संबंध में हैं तो Q और P ये भी तो संबंध में होगा। तो ये भी हमारे संबंध में है तो भैया ये भी संबंध में हो गया। यानी PQ संबंध में है और QP भी संबंध में है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सममित भी हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे यह सममित है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे यह सममित है, सममित है, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर कर लेते हैं संक्रामक के लिए। तीसरा वाला संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए शर्त क्या है कि भैया जैसे P और Q ये हमारे संबंध में है, ठीक, तो Q और R ये भी हमारे संबंध में होना चाहिए। Q और R संबंध में है तो हमारा P और R भी संबंध में होना चाहिए। यानी P और R ये भी हमारे संबंध में होना चाहिए, ठीक, समझ में आ गया। तो देखो भाई अभी हमने यहां पर चेक किया था सममित में, ठीक है, स्वतुल्य में हमने चेक किया था कि P और P ये संबंध में है, ठीक है। सममित में हमने चेक किया था कि P और Q ये हमारे संबंध में है। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो P और Q संबंध में है। यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से। इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहां से लाइन खींच देते हैं।
हाँ, तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है हमारा भैया, P और Q तो संबंध में है, ठीक है, तो P और Q ये हमारे संबंध में है। कहां से हमने बताया भैया, समीकरण 1 से बता दिया कि P और Q तो हमारे संबंध में है, ठीक है। अच्छा, Q और R अगर कोई एक और बिंदु है और उसकी भी मूल बिंदु से दूरी समान है तो Q और R ये भी क्या होगा, हमारे संबंध में होगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे Q और R ये भी हमारे संबंध में होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया अगर P बराबर Q है, ठीक है, और Q के बराबर कोई और बिंदु है तो वो R के बराबर होगा, यानी Q और R ये दोनों भी बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो क्या हो रहा है, संबंध हमारा संतुष्ट हो रहा है, यानी PQ बराबर है तो ये संबंध में है, QR बराबर है तो ये भी संबंध में होगा, मतलब P और Q संबंध में है, Q और R भी संबंध में है, तो P और R ये भी संबंध में होना चाहिए। तो देख लेते हैं भैया P और R ये हमारे संबंध में है क्या, तो देखो भैया P और R, जब भाई देखो P बराबर है Q के और Q बराबर है R के, ठीक है, P बराबर है Q के और Q बराबर है R के, तो P और R भी तो बराबर होगा। जैसे मैं हूं, यहां पर मेरा दोस्त है और इस दोस्त का भी एक और दोस्त उधर है, हम तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो भैया जब मैं अपने दोस्त के बराबर हूं, उधर एक और दोस्त खड़ा है वो भी उसके बराबर है, तो भैया हम दोनों भी तो, यानी उसका दोस्त और मैं भी तो बराबर होऊंगा। तो यही बात ये हो रही है कि भैया P और Q बराबर है और Q और R भी बराबर है, तो P और R भी तो बराबर होगा, तो P और R भी बराबर होगा, मतलब ये तीनों हमारे संबंध में हैं। तो हम लिख सकते हैं कि भैया यह संक्रामक है, यह संक्रामक है, ठीक है। तो ये हमारा संक्रामक भी हो जाएगा। जब ये सममित है और देखो स्वतुल्य भी है, ये सममित भी है और संक्रामक भी है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो यहां पर लिख देंगे कि यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक, समझ में आ गया। तो भैया ये तुल्यता संबंध हो गया। अब हमें देखो यहां से हमने कहां तक सॉल्व किया था इसको, यहां तक, ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब ये बोल रहे हैं पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो मूल बिंदु नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक। तो चलो भाई इसको भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो इसको यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं और छोटा कर देते हैं। तो भाई ये हो गया छोटा करके यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने छोटा कर दिया है। अब प्रश्न का दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग प्रश्न का क्या है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो मूल बिंदु नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, बड़ी ही आसान बात है, बस समझने की बात हो रही है। देखो यहां पर बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि कोई बिंदु है P जो मूल बिंदु नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है। अब देखो भैया यहां पर हम एक डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर हम एक अक्ष बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो यहां से इस प्रकार से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स और वाई अक्ष बन गए। ये होता है मूल बिंदु, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक। अब इन्होंने बोला है कि भैया कोई बिंदु है P, ये हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है, ठीक। अब इससे संबंधित बहुत सारे बिंदु हैं यहां पर, ठीक है। इससे संबंधित बिंदु कौन से होंगे, देखो इसकी मूल बिंदु से दूरी मान लो x है, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी x है। तो यहां पर कोई दूसरा बिंदु होगा इससे संबंधित, ठीक है, मान लीजिए Q है, इससे संबंधित दूसरा बिंदु हो गया ये Q, ठीक। मान लीजिए एक और बिंदु है इस प्रकार से, इसी से संबंधित ये हो गया R। तो इससे संबंधित ये तभी होगा जब इसकी दूरी x होगी, इसकी दूरी x होगी, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर हम बहुत सारे बिंदु बनाएं तो ऐसे इस प्रकार से एक आकृति बनेगी, ठीक है, इस प्रकार से बिंदु बनेंगे, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है, वृत्त बन जाएगा। और ये वृत्त ऐसा बनेगा जिसका
केंद्र जो है वो मूल बिंदु होगा। ठीक है भाई, ये दूरी x है, यहां से भी दूरी x है, यहां से भी दूरी x है, यहां से भी दूरी x है, ये भी दूरी x है, तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और इस पर स्थित सभी बिंदु, यानी इस लाइन पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे वो P से संबंधित होंगे, यानी जो दूरी P की होगी वही दूरी इन सभी बिंदुओं की होगी ना मूल बिंदु से। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो भैया ऐसे लिखेंगे, देखो बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु वे होंगे जो मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे, समान दूरी पर होंगे। ठीक है ना भैया, ये जो हमने लिखा है देखो, P से संबंधित वे सभी बिंदु कौन कौन से होंगे, जो मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे। तो हमने यही लिखा, बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु वे होंगे जो मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे। ठीक है, जब समान दूरी पर होंगे जब समान दूरी पर होंगे तो उन सभी को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे उन सभी को अगर हम मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा। ठीक है, तो अगर हम उन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे, तो एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। ठीक है, मूल बिंदु होगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझो, देखो इन्होंने यही बोला था कि भैया बिंदु कोई P है। ठीक है, अब P से संबंधित और भी बिंदु हम यहां पर बनाएंगे तो उनकी दूरी, जैसे इसकी x है तो सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से x दूरी होगी। ठीक है, तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। अब वृत्त का केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, तो हमने लिख दिया कि बिंदु P से संबंधित बिंदु वे होंगे जो मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे। ठीक है, तो अगर हम उन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा, और वृत्त कौन सा बनेगा, जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये लाइन आप लिख देंगे, आपका सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 12 को हल करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। चलो भाई सवाल नंबर 12 को भी पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, ठीक है, बहुत सारे त्रिभुज होते हैं जैसे समबाहु त्रिभुज, समाद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। तो समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर जो संबंध है T1 और T2 के रूप में है, और T1 और T2 के समरूप है। मतलब इनमें संबंध क्या है कि भैया एक जैसे दिखने वाले हैं, यानी T1 और T2 के बीच में जो संबंध है वो संबंध ये है कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। ठीक है, एक दूसरे के समान दिखने वाले हैं। ठीक, तो ये संबंध है, हमें बताना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तो सबसे पहले यहां तक हल कर लेते हैं। तो यहां पर हमें संबंध क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। संबंध को लिखेंगे सबसे पहले, तो R बराबर क्या दिया गया है, R बराबर हमें दिया गया है कि भैया T1 और T2 इन दोनों में संबंध है, और संबंध क्या है कि भैया T1 समरूप है T2 के, मतलब कि एक जैसे दिखने वाले हैं। ठीक है, तो एक जैसे दिखने वाला इन दोनों में संबंध है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो यहां पर लिखो भाई स्वतुल्य के लिए, नंबर 1 स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक, स्वतुल्य के लिए क्या होता है भैया, ए का संबंध ए से, यानी खुद का संबंध खुद से। तो इन दोनों में संबंध क्या है कि भैया जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हैं, यानी दिखने में समान है। ठीक, तो अगर हम खुद की तुलना खुद से करें, क्या हम खुद के समान दिखते हैं? भाई मैं मेरी तुलना मेरे से करूं तो मैं मेरे ही समान दिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा संबंध हो जाएगा कि भैया T1 और T1, ठीक है, इन दोनों में संबंध क्या होगा कि भैया T1 ये समरूप होगा
T1 के, ठीक है, यही संबंध होगा ना। तो भैया मैं हूं तो मैं मेरे ही समान दिखूंगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन भी लिख सकते हैं कि भैया खुद त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज खुद के ही समरूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप होता है, खुद के समरूप होता है, समरूप होता है। ये लाइन आप लिखेंगे, ठीक है भाई। मैं हूं तो मैं मेरे समरूप दिखूंगा, ऐसे ही एक त्रिभुज है तो वो खुद के समरूप तो दिखेगा ही ना भाई, तो वो खुद के समरूप दिखेगा, अतः ये क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। तो यहां पर लिखो यह समतुल्य है, समतुल्य है, ठीक। इसको अंडरलाइन कर देते हैं भैया ये समतुल्य होगा, ठीक, समतुल्य हो गया। अब इसके बाद में आ जाओ भाई, अब आ जाइए दूसरा सममित के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं सममित के लिए। सममित के लिए शर्त क्या है, सममित के लिए शर्त है कि भैया a, b, a और b में संबंध है तो b और a में भी संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज के मामले में क्या हो जाएगा भैया, T1 और T2 में अगर संबंध है तो T2 और T1 में भी क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ठीक। तो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो भाई, जैसे T1 ये कोई त्रिभुज है और वो T2 के समान दिखता है, ठीक है, तो भैया T2 भी तो T1 के समान दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं हूं, मेरा दोस्त मेरे समान दिखता है, तो मेरा दोस्त मेरे समान दिखता है तो मैं भी तो मेरे दोस्त के समान दिखूंगा। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भैया T2 अगर T1 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भैया दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है भैया। T1 समरूप होगा T2 के तो T2 भी समरूप होगा T1 के, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि भैया दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कि भैया T1 और T2 ये हमारे संबंध में है तो T2 और T1 ये भी हमारे संबंध में होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह सममित है, सममित है, ठीक। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं कि भैया ये सममित हो गया। अब आ जाइए तीसरा संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए शर्त क्या है कि जैसे कोई तीन त्रिभुज हैं, जैसे T1, T2 और T3, ठीक, तीन त्रिभुज हैं, अगर T1 और T2 ये हमारे संबंध में है, ठीक है, तो T2 और T3 ये भी संबंध में होना चाहिए। जब ये संबंध में है तो T1 और T3 ये भी संबंध में होना चाहिए, T1 और T3 ये भी हमारे संबंध में होना चाहिए। ये होता है हमारा संक्रामक के लिए, ठीक। तो इसको ऐसे समझो जैसे भाई T1 समरूप है T2 के और T2 समरूप है T3 के, ठीक है भाई, ये इसके समरूप है, ठीक है, और ये इसके समरूप है, तो भैया ये भी तो इसके समरूप होगा। जैसे मान लो तीन लोग हैं जो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, तीन व्यक्ति हैं जो एक जैसे दिखते हैं, तो भाई ये वाला मेरे जैसे दिखता है, ठीक है, और ये दोनों भी आपस में मेरे जैसे दिखते हैं, तो वो लास्ट वाला है वो भी तो मेरे जैसे दिखेगा। तो यही बात हो रही है कि T1 और T2 एक जैसे दिखते हैं और T2 और T3 भी एक जैसे दिखते हैं, तो T3 और T1 ये भी तो एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी हम यही वाली लाइन लिखेंगे कि भैया समरूप त्रिभुज हमेशा एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, ठीक। समरूप त्रिभुज हमेशा एक जैसे दिखते हैं, चाहे T1 T2 को ले लो, चाहे T2 और T3 को ले लो, चाहे T1 और T3 को ले लो, सब एक जैसे दिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भैया T1 और T2 ये भी हमारे संबंध में है, ठीक है। इसके बाद में T2 और T3 ये भी हमारे संबंध में है क्योंकि ये भी एक जैसे ही दिखेंगे। इसके बाद में T1 और T3, ठीक है, T1 और T3 ये भी एक जैसे ही दिखेंगे, तो ये हमारे संबंध में होगा। अतः ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अतः यह संक्रामक होगा, संक्रामक होगा, ठीक है। तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा, ठीक,
समझ में आ गया। तो ये संक्रामक तो हो गया। अब भैया ये देखो, ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और ये संक्रामक भी है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। क्योंकि भाई देखो, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो यहां पर लिख दीजिए कि भैया यह एक तुल्यता संबंध है। ये एक तुल्यता संबंध है। ठीक, यहां पर है भी लिख देते हैं, ये एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तो समझ में आ गया भैया। हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि भैया ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। यानी यहां तक हमारा सोल्व हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले एक समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और बताइए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक त्रिभुज है हमारा जिसकी भुजाएं हैं 3, 4, 5। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है 5, 12, 13। ठीक है, और तीसरा त्रिभुज है 6, 8, 10। ठीक है, हमें यह बताना है कि भैया इन तीनों त्रिभुजों में से कौन से त्रिभुज आपस में समरूप हैं। क्योंकि संबंध यहां पर समरूप का है, तो हमें यही बताना है कि कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित हैं। ठीक, तो देखो भाई, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। ठीक है, लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो बार बार हम भूलेंगे। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, छोटा करके इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि हम अगले पोर्शन को हल कर पाए। ठीक, तो इसको कर देते हैं हम छोटा। ठीक, तो छोटा करके हम कर देते हैं यहां पर इसको साइड में। ठीक, चलो भाई, अब करते हैं इसका दूसरा पोर्शन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया हमारा फुल साइज में। ठीक, चलो भाई, अब हमारा दूसरा पोर्शन को हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर देखो T1 के हमें भुजाएं क्या दी गई हैं, ये T1 त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दी गई हैं देखो 3, 4 और 5। ठीक, T2 हमें दिया गया है, T2 की भुजाएं हमें क्या दी गई हैं, देखो ये T1 की हो गई, T2 की ये वाली हो गई, यानी 5, 12 और 13। इसके बाद में T3 की हमें क्या दी गई हैं, इसके बाद में 6, 8 और 10 ये T3 की हैं। ठीक, तो 6, 8 और 10 ये T3 की भुजाएं हैं। ठीक, तो हमें यह बताना है कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, यानी समरूप है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुजों की एक खास बात होती है कि उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सेम होता है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, समरूप है। तो इनका अनुपात निकाल लो। अनुपात निकालते हैं, देखो T1 और T2 का अनुपात निकालो। तो भैया 3, 4 और 5। ठीक, इसके बटे में ये लिखो 5, इसके बटे में लिखो 12 और इसके बटे में लिखो 13। ठीक, तो भैया इसमें अगर हम भाग लगाएंगे तो ये क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। यहां पर देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहां पर लगभग 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, और यहां पर निकालेंगे तो ये भी 0 पॉइंट आएगा, तो 0.1 ऐसे मान लेते हैं, ये 3 हो गया। और ये यहां पर, ये भी यहां पर हमारा 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 0.3 ऐसे आएगा। तो इनका हमारा जो अनुपात आ रहा है वो इस प्रकार का आ रहा है। ठीक, तो चलो भैया, इनका अनुपात हमने देखा तो ये अनुपात हमें बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अनुपात बराबर आना चाहिए। तो अब T1 और T3 का देख लेते हैं। तो 3, 4 और 5। ठीक, और इसका अनुपात इसके बटे में लिखो, ये हो गया 6, ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 10। अब 3 से भाग लगाओ, 6 में कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कितना आ रहा है, 1/2। यहां पर देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ रहा है, 1/2। यहां पर देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ रहा है, 1/2। यानी अनुपात क्या है, बराबर है। मतलब कि T1 और T3 इनका अनुपात बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि T1 और T3 क्या है, आपस में संबंधित हैं, यानी आपस में क्या है, ये समरूप है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि T1 और T3 की भुजाओं का अनुपात, अनुपात समान है। अतः T1 और T3 समरूप होंगे। ठीक, समझ में आ गया। बस यही हमें बताना था
कि भैया एक त्रिभुज 3 4 5 है, दूसरा 5 12 और 13 है, और तीसरा 6 8 10 है। तो इनमें से समरूप कौन से होंगे? तो हमने देखा भैया T1 और T2 इन दोनों की भुजाओं का अनुपात समान है, अतः ये क्या हो जाएंगे? ये समरूप हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो चलो भाई अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 13वां सवाल। यहां पर बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, बहुभुज बहुत सारे होते हैं जैसे षटभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, ऐसे, ठीक है। तो समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर कोई संबंध है P1 और P2 के रूप में। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, मतलब कि अगर मान लीजिए P1 में 5 भुजाएं हैं तो P2 में भी 5 ही भुजाएं हैं, ऐसा हमें संबंध दिया गया है। ठीक, तो हमें यह बताना है कि भैया ये जो संबंध है ये एक तुल्यता संबंध है, और 3 4 5 भुजाओं की लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहां तक कर लेते हैं, तुल्यता संबंध है यहां तक। तो सबसे पहले यहां पर लिखो हल। ठीक, अब यहां पर जो संबंध हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो संबंध हमें दिया गया है कि भैया P1 और P2, ठीक है, P1 और P2 ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों में ये दोनों बहुभुज हैं। ठीक है, इन दोनों में संबंध क्या है कि P1 और P2 की जो भुजाएं हैं वो क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया कि P1 और P2 की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। जैसे मान लीजिए P1 में 3 भुजाएं हैं तो P2 में भी 3 ही भुजाएं होना चाहिए, P1 में 10 है तो P2 में भी 10 ही होना चाहिए। ये इनके बीच में संबंध है। ठीक, तो चलो भाई सबसे पहले चेक कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए, क्या ये स्वतुल्य है? तो यहां पर देखो, स्वतुल्य के लिए शर्त क्या है? स्वतुल्य के लिए शर्त यह है कि भैया ए का भी ए से संबंध होना चाहिए। जैसे भाई P1 और P2 के बीच में संबंध है कि भैया दोनों की भुजाएं क्या है? बराबर है। तो P की तुलना खुद से करने पर, यानी P और P में क्या संबंध होना चाहिए? दोनों की भुजाएं बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? जैसे देखो मैंने हाथ में एक चतुर्भुज पकड़ रखा है, अगर इसी चतुर्भुज की मैं खुद से ही तुलना करूं तो इसकी भुजाएं भी तो बराबर होंगी। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो, जैसे मैं हूं, मेरे 2 भुजाएं हैं, ठीक है, मेरी 2 भुजाएं हैं। ठीक, अच्छा मैं खुद की ही खुद से तुलना करूंगा तो भैया मेरी 2 ही भुजाएं हैं, तो खुद की तुलना करने पर भी क्या होंगी? दोनों भुजाएं होंगी, यानी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे कि बहुभुज में खुद से तुलना करने पर हमेशा भुजाएं समान होंगी, भुजाएं समान होंगी। ठीक भाई, कोई भी बहुभुज होगा, जैसे 10 भुजाओं वाला है तो उसकी खुद से ही तुलना करेंगे तो भैया तुलना करने पर खुद की 10 भुजाएं तो खुद की 10 ही भुजाएं होंगी। ठीक है, तो खुद की तुलना खुद से करने पर भुजाएं हमेशा क्या होंगी? समान होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि P1 की तुलना P1 से करने पर क्या हो जाएगा? ये हमारे संबंध में होगा। ऐसे ही अगर हम P2 की तुलना P2 से करेंगे तो इसमें भी ये भी हमारे संबंध में होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है। तो यहां पर लिख देंगे कि अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक, तो भैया ये स्वतुल्य तो हो गया। अब चलिए सममित के लिए करते हैं। सममित के लिए देखो भाई, दूसरा सममित के लिए, सममित के लिए शर्त क्या है? तो भैया सममित के लिए शर्त है कि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ठीक है, तो भाई P1 का संबंध P2 से है, ठीक, P1 का संबंध P2 से है तो P2 का संबंध P1 से होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर भी बिल्कुल हो जाएगा भाई। इसको ऐसे समझो, जैसे देखो P1 में 5 भुजाएं हैं तो P2 में भी 5 भुजाएं हैं, तभी तो आपस में संबंध है, क्योंकि P1 और P2 में भुजाएं समान है। यही उनका संबंध है कि भाई दोनों में भुजाएं क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, संबंध यही तो है कि भैया P1 और P2 का संबंध ये है कि भैया इन दोनों की भुजाएं समान होना चाहिए। तो P1 और P2 की भुजाएं समान है, तो अगर हम
P2 को पहले लिख दें, P1 को बाद में लिख दें, तब भी तो भुजाएं समान रहेंगी। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे संबंध R में, संबंध R में क्या दिया गया है कि भैया P1 और P2 में संबंध जो है उसमें क्या है कि P1 और P2 की जो भुजाएं हैं वो बराबर है। ठीक, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे कि भैया P1 और P2 इन दोनों में संबंध क्या है कि इन दोनों की भुजाएं बराबर हैं। जब इन दोनों की भुजाएं बराबर हैं तो भैया P2 को अगर हम पहले लिख दें, P2 को पहले लिख दें, P1 को बाद में लिख दें, P1 को अगर हम बाद में लिख दें, तब भी तो क्या होगा भाई, इन दोनों की भुजाएं बराबर हैं तो इनको पहले लिखें या बाद में, भुजाएं फिर भी बराबर रहेंगी। मतलब ये भी हमारा क्या रहेगा, संबंध में रहेगा। इसलिए हम कह देंगे कि भैया ये क्या है, सममित है। तो यहां पर लिख दो कि भैया ये क्या है, सममित है, सममित है। ठीक, इसको भी बॉर्डर लाइन कर देते हैं कि भाई सममित भी हो गया। अब आ जाइए संक्रामक के लिए, तीसरा संक्रामक के लिए यहां पर लिखो, तीसरा संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखो भाई, संक्रामक के लिए शर्त क्या है कि भैया A का संबंध B से है। ठीक, तो B का संबंध C से होना चाहिए। ठीक है, B का संबंध C से होना चाहिए, तो B का संबंध C से है तो A का संबंध भी C से होना चाहिए। ठीक, समझ में आया। और इसके केस में क्या हो जाएगा, जैसे P1 और P2 की बात हो रही है तो P1 का संबंध P2 से है। ठीक है, तो P2 का संबंध P3 से होना चाहिए। ठीक है, कोई एक और त्रिभुज, एक और बहुभुज हम ले लेंगे जिनमें भी वही संबंध होगा। ठीक है, तो P2 और P3 में भी संबंध होना चाहिए और P1 और P3 में भी संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो P1 और P3 में भी संबंध होना चाहिए। ठीक, तो हम अगर ऐसे लें, कैसे, संबंध R में, यहां पर लिखो संबंध R में क्या है, P1 और P2 इस प्रकार हैं कि P1 बराबर है P2 के। ठीक, तो हम ऐसे लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि भैया P1 इसकी भुजाएं बराबर हैं P2 के। ठीक है, और इसकी भुजाएं बराबर हैं P3 के। हमने तीन ऐसे बहुभुज लिए हैं जिसका भैया ये तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों की भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो भाई P1 और P2 की भुजाएं ये भी बराबर होंगी। ठीक है, अब P2 और P3 की भुजाएं बराबर हैं तो P1 और P3 की भी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहां पर हम लिख देंगे कि समान बहुभुज में, ठीक है, समान बहुभुज में, समान बहुभुजों में, ठीक है, समान बहुभुजों में जब कोई बहुभुज समान होंगे तो क्या होंगी, उनकी भुजाएं भी समान होंगी। ठीक है, समान बहुभुजों की सभी भुजाओं की संख्या समान होती है। भाई समान बहुभुज है, ठीक है, समान बहुभुज है, जैसे भाई ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, दूसरा भी क्या है, त्रिभुज है, तीसरा भी क्या है, त्रिभुज है, तो ये समान बहुभुज है। अब ये बहुभुज समान है तो इनकी भुजाओं की संख्या भी तो क्या होगी, समान होगी, तो भुजाओं की संख्या भी समान होगी, समान होगी। ठीक, समझ में आया। तो ये भुजाएं भी समान होंगी, तो हम लिख सकते हैं कि भैया P1 का संबंध P2 से है, ठीक है, P2 का संबंध P3 से है और P3 का संबंध हमारा इसको ऐसे लिखेंगे कि P1 का संबंध P3 से है। ठीक है, ये तीनों संबंध में है, अतः ये क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक, अतः यह संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। ठीक, आ गया समझ में। तो ये संक्रामक भी हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि भैया देखो ये हमारा सममित भी है, देखो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और यहां पर संक्रामक भी है। तो हम कह देंगे कि भैया ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो लिख दो यहां पर अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक, ये तुल्यता संबंध होगा। चलो भाई एक भाग इसका हल हो गया है हमारा, यहां तक हल हो गया है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय
ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी बड़ा ही आसान है, इसको भी कर लेते हैं। इनका कहना ये है, इसको पहले छोटा कर देते हैं ताकि हमें यहां पर स्पेस मिल जाए, फिर हम इसको कर लेंगे। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। चलो भाई, इसको सिलेक्ट करके छोटा करते हैं, तो ये हो गया हमारा सिलेक्ट। ठीक, अब इसको छोटा कर दो यहां पर। छोटा हो गया। अब आ जाइए, हाँ, अब हम यहां से हल कर रहे थे 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित। ठीक है, तो भाई देखो, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार का। ठीक, ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक, ये हो गया हमारा समकोण। अब देखो, इनका कहना ये है कि भैया ये वाली भुजा है 3, ये वाली है 4 और ये है 5। ठीक, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो संबंध क्या दिया गया है कि भैया P1 और P2 में भुजाएं क्या है, समान है। ठीक, मतलब कि ये जो लंबाई हमें दी गई ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें भुजाओं की संख्या से मतलब है। मतलब 3 भुजाएं उसमें होना चाहिए। तो इस समुच्चय में कौन कौन से त्रिभुज आएंगे, जिनमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे समुच्चय ए में, समुच्चय ए में वे सभी त्रिभुज होंगे, वे सभी त्रिभुज होंगे या फिर त्रिभुज की जगह ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज की जगह लिख दो बहुभुज। ठीक है, वे सभी बहुभुज होंगे जिनकी 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, जिनकी 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो 3 भुजाएं इसमें हैं, तो संबंध तो हमें यही दिया गया है ना कि भैया P1 और P2 की भुजाएं समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये संबंध, इससे संबंधित सभी त्रिभुज कौन कौन से होंगे, जिनकी भुजाएं 3 होंगी। तो 3 भुजाओं वाले जितने भी बहुभुज होते हैं, जैसे कि भैया समकोण त्रिभुज हो गया, इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसके बाद में समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया, ऐसे जितने भी त्रिभुज होते हैं वो सभी त्रिभुज इसके अंदर आ जाएंगे जिनकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक, तो ये भी पोर्शन हल हो गया, बस हमें इसमें यही लाइन लिखना था और बस ये भी हमारा हल हो गया। ठीक, चलो भाई, अब बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को करते हैं, 14वां सवाल। अब ये हमसे क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि एक्स वाय तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। ठीक, समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R संबंध इस प्रकार है कि L1 और L2 L1 और L2 है, L1 समांतर है L2 के, द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। और यहां तक हमें करना है, फिर इसके बाद में रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक, बड़ा ही आसान है, चलो भाई करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हल, यहां पर लिखो हल। अब जो संबंध हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। R बराबर, संबंध क्या है कि भैया L1 और L2 संबंध में है और L1 समांतर है L2 के। ठीक, L1 समांतर है L2 के। ठीक है, एक विषय हम इसको बराबर ही कह सकते हैं कि भैया समांतर है मतलब बराबर है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया L1 बराबर L2, अगर कोई और भी भुजा होगी तो वो भी इसके समांतर होगी तो वो हो जाएगा L3। ठीक, ऐसे हमने इसको लिख लिया है। अब चलो भाई स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। नंबर 1, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। ठीक, स्वतुल्य के लिए क्या है कि भैया जो संबंध L1 और L2 में है वही संबंध L1 में भी होना चाहिए। ठीक, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, L1 और L1 ये हमारे संबंध में होना चाहिए। ठीक, तो बात क्या हो रही है भैया, दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब भाई खुद रेखा है, खुद एक रेखा है, जैसे ये रेखा है इसके समांतर ये रेखा है। ठीक है, अब लेकिन हमें दूसरी रेखा से मतलब नहीं है, इसी रेखा, ये है L1 और ये है L2, ये दोनों समांतर हैं। तो ये खुद की जो रेखा है
क्या ये रेखा खुद के समांतर होगी? तो बिल्कुल होगी। तो कोई भी रेखा खुद के समांतर ही होती है। तो हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि भैया हर रेखा या कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है, समांतर होती है। भाई खुद के समांतर होती मतलब खुद से खुद का संबंध होगा। तो हम लिखेंगे कि L1 और L1 ये हमारे संबंध में है, अतः ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहां पर लिखो यह स्वतुल्य है। ठीक, स्वतुल्य हो गया। अब आ जाइए दूसरा सममित के लिए। दूसरा सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए देखो भैया सममित के लिए क्या होता है कि भैया ए और बी में अगर संबंध है तो बी और ए में भी क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। इस केस में क्या हो जाएगा? L1 और L2 में हमारा संबंध है तो L2 और L1 में भी संबंध होना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा। भाई कैसे होगा? देखो L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी तो L1 के समांतर होगी। भाई L1 L2 के समान है तो L2 भी L1 के समान होगी, समांतर होगी। ठीक है ना? तो हम यहां पर लिखेंगे जब L1 समांतर है L2 के तो L2 भी समांतर होगी L1 के। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर ही होती हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो L1 समांतर होगी L2 के तो L2 भी समांतर होगी L1 के। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे कि भैया L1 और L2 ये हमारे संबंध में है और L2 और L1 ये भी हमारे संबंध में है, अतः हम कह सकते हैं कि क्या है? ये सममित है, सममित है। ठीक, तो भैया सममित भी हो गया। अब चलो भाई निकालते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहां पर तीसरा संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए शर्त होती है कि भैया ए का संबंध बी से है, ठीक, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई L1 समांतर है L2 के और एक और कोई तीसरी रेखा है वो भी उन्हीं के समांतर है। तो भाई L1 तो समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के। ठीक है, तो L1 भी तो समांतर होगा L3 के। ठीक है, तो हम यहां पर यही लिख सकते हैं कि भैया कोई भी समांतर रेखाएं, कोई भी समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझो। देखो जैसे ये समांतर है, ये दूसरी भी समांतर है और ये तीसरी भी समांतर है। ठीक है, यानी L1 ये हो गया L2 और ये हो गया L3। ठीक है, अब देखो L1 समांतर है L2 के, ठीक, L2 समांतर है L3 के। अब L2 समांतर L3 के है मतलब ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर हैं, तो भाई ये दोनों भी तो समांतर होंगी। ठीक है, तो यही हमने लिखा कि कोई भी समांतर रेखाएं, ठीक है, कोई भी समांतर रेखाएं जो एक ही तल में यानी x अक्ष के समांतर हो, जैसे ये हो गया x अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, तो यहां पर कोई भी की जगह हम ऐसे लिख लेंगे कि x अक्ष के समांतर। ठीक है, कोई भी की जगह कोई को हटा दो क्योंकि इसमें और भी रेखाएं आ सकती हैं। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया L1 समांतर होगी L2 के, ठीक, तो ये हमारे संबंध में हो जाएगा। ठीक, L2 समांतर होगी L3 के, तो ये भी हमारे संबंध में हो जाएगी। तो L1 ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो L1 और L3 भी समांतर होगी, तो L1 और L3 ये भी समांतर होंगी।
तो हम कह सकते हैं कि भैया ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, अतः ये क्या हो जाएगा, एक संक्रामक हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे कि भैया ये क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, संक्रामक होगा। तो भाई देखो ये हमारा संक्रामक भी है, सममित भी है, और यहां पर ये क्या है, स्वतुल्य भी है। जब ये तीनों है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो हम लिखेंगे कि यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया भैया, तुल्यता संबंध तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये तुल्यता संबंध तो है। अब यहां से आगे बात हो रही है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अच्छा यहां तक हो गया। अब यहां पर बोला गया है रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल हमें क्या दिया गया है, देखो y बराबर 2x + 4। ठीक, तो इसको हम यहां पर लिखते हैं y बराबर 2x + 4, ये क्या है, एक रेखा का समीकरण है। ठीक है, एक रेखा का समीकरण है। अब यहां पर इसको ध्यान से देखोगे ना, ये क्या है, 2 है। 2 क्या है, रेखा की ढलान होती है। ठीक है, जैसे भाई ये हमने बनाया एक x और y अक्ष। ठीक, मान लीजिए यहां से ये रेखा गुजर रही है, तो इसकी जो ढलान है वो 2 है। ठीक है, अब 2 ढलान वाली जितनी भी रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, आपस में सभी समांतर होंगी। ठीक है ना भाई, इसकी भी ढलान 2 है, इसकी भी ढलान 2 है, इसकी भी ढलान 2 है, इसकी भी ढलान 2 है। तो समीकरण में ये जो 2 है ना, ये रेखा की ढलान है। तो 2 जिसकी भी ढलान होगी वो क्या होगी, आपस में समांतर होंगी वो रेखाएं। ठीक, तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, अच्छा यहां पर 4 की जगह 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, उससे क्या होगा, रेखा लंबी कितनी है वो समझ आएगा। लेकिन यहां पर 2 है, ये ढलान है। तो समीकरण में 2 ढलान वाला जो भी समीकरण होगा वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसको हटा देते हैं और हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि भैया समीकरण y बराबर 2x + 4 में रेखा की ढलान 2 है। ठीक है, 2 है। तो हम यहां पर इस समीकरण में थोड़ा सा सुधार करेंगे। y बराबर 2x + 4 की जगह पर k रख दो। ठीक है, 4 की जगह पर k रख दिया। अब k की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं k जो है, k का मान जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, k का मान हम यहां पर कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते हैं। ठीक है, या पूर्ण संख्या रख सकते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या है। ठीक है, k कोई प्राकृत संख्या है। तो ये वाला जो समीकरण है, इस समीकरण से जितनी भी रेखाएं बनेंगी वो क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। ठीक है, तो हम यहां पर यही लिखेंगे कि y बराबर 2x + k से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय होगा। ठीक है, तो 4 की जगह पर आप यहां पर 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, कुछ भी आप बहुत सारी संख्याएं रखती हैं, अनंत रेखाएं बनेंगी। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट एक समीकरण लिख दिया कि भैया y बराबर 2x + k, इस समीकरण से संबंधित जितनी भी रेखाएं होंगी वो आपस में समांतर होंगी और यही उन रेखाओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो भैया ये वाला हमने कर लिया है 14वां सवाल, आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं 15वें सवाल की ओर। ठीक है, ये 15वां सवाल क्या बोल रहा है, देखना। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R बराबर हमें संबंध दिया गया है कि भैया ये संबंध है, द्वारा परिभाषित संबंध R जो है वो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, हमें ये बताना है कि भैया R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, तो इनमें से एक कोई सा सही है वो हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा संबंध लिख लेते हैं। संबंध R बराबर क्या दिया गया है भैया, 1 और 2 में संबंध है। ठीक है, 2 और 2 में भी संबंध है, 1 और 1 में भी संबंध है। ठीक है, और 4 और 4 में भी संबंध है। ठीक है, इसके बाद में 1 और 3 में भी संबंध है, 1 3 हो गया, फिर 3 और 3 हो गया, और 3 और 2 हो गया। ठीक है, 3 और 2 हो गया। ये संख्याएं हमें इस संबंध में दी गई हैं। ठीक है, तो चलो भैया अब हम इसमें चेक करते हैं कि भैया स्वतुल्य है कि संक्रामक है कि क्या है। ठीक, स्वतुल्य के लिए चेक करो, यहां पर
स्वतुल्य के लिए क्या होगा भैया, a कोमा ए यानी खुद का खुद से संबंध। तो देखो भैया 2,2 इसमें है, तो यहां पर लिख लेते हैं भैया 2,2 संबंध में है, ठीक है। 1,1 है, 4,4 है, 3,3 है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं एक साथ भैया, 2,2 है, ओ तेरी की क्या हो गया, 2,2 है, इसके बाद में 1,1 भी है, इसके बाद में 4,4 भी है और 3,3 भी है, ठीक है। 3,3 भी है, ये हमारे संबंध में है। अतः खुद से खुद का संबंध यहां पर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक, स्वतुल्य हो गया। अब चेक करो सममित के लिए, तो भाई सममित के लिए भी कर लेते हैं। सममित के लिए, सममित के लिए क्या है, ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से, ठीक। तो ए का संबंध बी से होना चाहिए और बी का संबंध ए से होना चाहिए, ठीक। तो मान लीजिए हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे 1,3 ले लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर हम ले लेते हैं 1 और b बराबर ले लेते हैं 3, ठीक। तो 1 का संबंध 3 से है, ये तो संबंध में दिखा रहा है कि भैया 1 का संबंध 3 से है। तो अब हमारा b, a यानी 3 का संबंध भी 1 से होना चाहिए। तो 3 का संबंध 1 से होना चाहिए। तो देखो भाई 3 का संबंध 1 से है क्या, 1 का संबंध 3 से है, तो 3 का संबंध 1 से कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब भैया ये वाली सिचुएशन नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं है। हम यहां पर लिख देंगे कि भाई ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया 1,3 यानी a का संबंध b से तो है, लेकिन 3 और 1 यानी b का संबंध a से नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं होगा, ठीक। इसके बाद में आगे बढ़ो भैया। अब आ जाओ संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखो भाई, संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए शर्त लिख देते हैं यहां पर, a का संबंध b से है, ठीक है, b का संबंध c से है और a का संबंध c से है, ये होना चाहिए, ठीक, ये संबंध में होना चाहिए। तो देखो भैया a का संबंध b से, यानी हम क्या मान लेते हैं, a का संबंध b से, ठीक, तो b का संबंध c से ये हो जाएगा, तो फिर c का संबंध a से, यानी c और 1 का संबंध c से, हाँ ये तो हो जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं, अगर हम इसको a माने इसको b माने, तो a का संबंध b से हो गया, फिर b का संबंध c से, यानी ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c, b का संबंध c से, ठीक है, b का संबंध c से हो गया। अब a का संबंध c से, यानी 1,3, तो 1,3 इसमें है, ठीक। तो चलिए भैया संक्रामक तो ये हो जाएगा, तो कर देते हैं भाई। देखो तो यहां पर देखो 1 का संबंध 3 से है, ठीक, ये हमारे संबंध में है कि भैया 1 का संबंध 3 से हो गया। अच्छा ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, ठीक, तो ये तो हमारा हो गया। अब b का संबंध c से, यानी अब 3 से शुरू होने वाला कोई, देखो 3 से शुरू होने वाला क्या है, तो देखो भाई 3,3 है, तो 3,3 ये भी हमारे संबंध में है, यानी b, c ये हो गया। अब a, c यानी 1 और 3 भी हमारे संबंध में होना चाहिए, तो 1 और 3 ये हमारे संबंध में होना चाहिए, तो 1 और 3 तो पहले से है ही, तो ये देखो भाई ये संक्रामक हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे यह संक्रामक है, ठीक, समझ में आ गया। तो भैया संक्रामक ये हो गया। देखो ये स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। हमें यही इसमें बताना है कि भैया देखो R स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, तो भैया संक्रामक तो है, मतलब ये नहीं होगा। R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, तो भैया देखो स्वतुल्य भी हो गया हमारा और संक्रामक भी हो गया, लेकिन सम्मित नहीं हुआ, तो ये हमारा बी वाला सही आंसर हो जाएगा। सी में क्या दिया हुआ है, सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, तो भैया स्वतुल्य तो है ना, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद में डी देखो, आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध भी नहीं है भाई, तीनों थोड़ी ना स्वतुल्य हैं, तो यहां पर हमारा बी वाला सही होगा कि भैया स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल में। 16वां सवाल देखो, 16वां सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। मान लीजिए कि समुच्चय n में, ठीक है, n क्या होता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। तो मान लीजिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में r बराबर a और b इस प्रकार है कि a का जो मान है
वो b से 2 कम है, यानी b माइनस 2 है, और b का जो मान है वो 6 से छोटा है, ठीक है। अच्छा 6 से बड़ा है, b का मान क्या है, 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध R है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो चलो भैया ऐसे हम लिखते हैं, हमें नेचुरल नंबर दिए गए हैं, क्या क्या है देखो, 1 2 3 और ये एंड अनंत तक है, मतलब इनका कोई भी एंड नहीं होगा, ठीक। तो ये हमें समुच्चय दिया गया है। संबंध हमें क्या दिया गया है, R बराबर कि भैया A और B में ऐसा संबंध है कि A का जो भी मान होगा वो B से 2 कम होगा, ठीक है, B से 2 कम होगा, और B का जो मान हमें लेना है, B का जो मान लेना है वो हमारा B का जो मान होगा वो 6 से, अच्छा उल्टा लगा दिया क्या, B का जो मान होगा वो हमारा बड़ा होगा 6 से, ठीक है, B का मान जो है वो 6 से बड़ा होगा, ठीक। तो भैया चलो B का मान 6 से बड़ा, यानी हम 7 रख देते हैं, यहां पर 7 रखेंगे तो 7 माइनस 2 होगा, यानी A का मान कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा समुच्चय जो बनेगा, संबंध जो बनेगा उसमें क्या आएगा, अगर हम B का मान 7 रखते हैं तो A का मान आता है 5, ठीक। अगर हम यहां पर 8 रख दें, B का मान रख दें 8, ठीक, तो B का मान हमने रखा 8, 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 6, तो A का मान हो जाएगा हमारा 6। अगर हम यहां पर 9 रख दें, ठीक, 9 रखेंगे B का मान तो यह आ जाएगा 9, 9 में से 2 जाएंगे 7, तो 7 और 9 आएगा, ठीक है। तो अब इनमें से हमें सही उत्तर बताना है कि भैया सही उत्तर कौन सा है, हमारे संबंध में इनमें से कौन सी संख्याएं हैं। देखो 5 और 7 क्या इसमें कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 6 और 8 देखो, हाँ 6 और 8 दिख रहा है। 7 और 9, क्या 7 और 9 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी सी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस 16 ही सवाल थे जो हमने पूरे कर दिए हैं। वीडियो काफी बड़ी हो गई है और आशा है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट हो जाती है इस वीडियो में। अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 में। तो अगर आपको प्रश्नावली 1.2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो आपको तभी मिल पाएंगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।